हाँ जी दोस्तों, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हम पार्टीज ऑन द नेगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को डील कर रहे थे और उसके अंदर हमने लास्ट जो खत्म किया था वो खत्म किया था लाइबिलिटीज, पार्टीज की क्या क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं अलग अलग टर्म्स में। उस चीज को हमने लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट किया था। अब बच जाते हैं हमारे पास कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर छोटे छोटे 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। सेक्शन नंबर 40 से शुरू होगा, ये 40 से लेके 45 तक चलेगा और उसके बाद एक सेक्शन आएगा 45A का। तो कुल मिला के 7 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसके अंदर से शुरुआत के 3 टॉपिक मतलब सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 41 और सेक्शन नंबर 42, इन 3 टॉपिक्स को हम इस करंट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर रिमेनिंग जो 4 टॉपिक्स बच जाएंगे वो आपस में कोरिलेटेड है चारों के चारों, तो इस वजह से उनको फिर सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पार्टीज वाला एरिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो और रैप अप हो जाएगा। तो फटाफट से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है इसके अंदर सेक्शन नंबर 40 जो कि बात करता है डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लाइबिलिटीज की। अब थोड़ा सा यूनिक से कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए इसको अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर रखा गया है। तो इसको पहले एक बार हम रीड करेंगे एज इट इज जो कि हमारा सेक्शन कह रहा है और आफ्टर दैट उसको एक एग्जांपल के थ्रू सेट करने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जांपल में किस तरीके से बैठ रहा है, तब जाके आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है वेयर द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर, दो पार्टी हो गई, एक होल्डर अलग है, कह रहा है कि वेयर द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर destroys or impairs the endorser's remedy against a prior party, the endorser is discharged from the liability to the holder to the same extent as if the instrument has been paid at maturity। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर होल्डर जो है वो इंडोर्सर से कंसेंट लिए बगैर अगर वो डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर वो इंपेयर कर देता है किस चीज को, इंडोर्सर की किसी रेमेडी को जो कि वो उसको मिल सकती है किसी भी प्रायर पार्टी से, अगर कुछ ऐसा करता है होल्डर तो क्या होगा कि जो इंडोर्सर है वो माना जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गया अपनी सारी लाइबिलिटीज से, मतलब वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं रह जाएगा होल्डर के प्रति और वो कुछ ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने मैच्योरिटी पे पूरी की पूरी पेमेंट कर दी हो, इस तरीके से वो डिस्चार्ज माना जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल में क्या रूप है उसको देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि ए एक होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का मेड पेबल टू ऑर्डर ऑफ बी विच कंटेन्स द फॉलोइंग इंडोर्समेंट इन ब्लैंक्स। तो ए जो है वो होल्डर है, मतलब ओरिजिनली जो ए था वो होल्डर था बिल ऑफ एक्सचेंज का और उसने ये कुछ इंडोर्समेंट्स कर दी। क्या इंडोर्समेंट कर दी, तो पहले ये बिल दे दिया किसको, बी को, पहले आया ये बी के पास, ठीक है जी, बी से ये आया पीटर विलियम्स के पास, मैं पी कह देता हूं, फिर ये थर्ड में आया पी के थ्रू ये आया किसके पास, डब्ल्यू के पास, और उसके बाद ये फिर इंडोर्स हुआ किसके पास, जॉन के पास, ठीक है जी। अब कह रहा है दिस बिल ए पुट्स इन सूट अगेंस्ट जॉन एंड स्ट्राइक आउट विदाउट जॉन कंसेंट द इंडोर्समेंट बाय पीटर विलियम्स एंड रिट एंड कंपनी ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम जॉन। मतलब कह रहा है कि ये ए जो है और ये जो जॉन है इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था जिसके अगेंस्ट सूट फाइल था, ठीक है जी। अब ए ने क्या किया, ए ने ये कहीं ना कहीं ए से लेके जे तक सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ये एक बिल के अगेंस्ट जुड़े हुए हैं। ये एक बिल है जिसमें इंडोर्समेंट का खेल चल रहा है और उसके अगेंस्ट ए और जे जो है वो आपस में कनेक्टेड पार्टी है। अब ए क्या कर रहा है, ए का जे के साथ सूट चल रहा है और वो क्या कर रहा है, वो पी का और डब्ल्यू का जो नाम है वो स्ट्राइक आउट कर दे रहा है। मतलब कि जे से बिना पूछे इसके पहले के दो पार्टीज, जे के ये दोनों क्या है, प्रायर पार्टीज पी और डब्ल्यू, इन दोनों के नाम को स्ट्राइक आउट कर दे रहा है इस बिल से, इस इंडोर्समेंट से, और इससे बिना पूछे। तो क्या उस केस में जे को क्या रेमेडी मिलेगी कि जे जो है वो एंटाइटल्ड नहीं होगा किसी भी चीज के लिए अगेंस्ट ए। दोबारा समझो कि अगर कोई बिल है वो मूवमेंट होते हुए जे के पास आया है तो जे को अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रायर पार्टीज के पास जाता है, डब्ल्यू के पास जाएगा, पी के पास जाएगा, बट ए क्या कर रहा है, ए इन दोनों को स्ट्राइक आउट कर दे रहा है ताकि कहीं ना कहीं जे को फंसाया जा सके। तो उस केस में जे को एक रेमेडी मिलती है कि भैया जो तुम्हारी एक रेमेडी थी, एक प्रकार से रेमेडी थी कि अगर इसके अगेंस्ट कोई भी दिक्कत आएगी तो ये इनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, और अगर इनके नाम को स्ट्राइक आउट किया जा रहा है तो वो पहली बात तो इससे पूछ के करना चाहिए। अगर इसको बिना कंसेंट लिए
जे का बिना कंसेंट लिए अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो उस केस में कहा जाता है कि ए जो है वो अब किसी भी प्रकार से इंटाइटल्ड नहीं रह जाएगा जे से कुछ भी रिकवर करने के लिए, क्योंकि ए ने खुद ही जे से बिना पूछे इस चेन को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं तोड़ दिया। तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करना जो कि जे के लिए एक रेमेडी हो सकती है और जे से बिना पूछे अगर वो काम होल्डर कर देता है तो उसमें कहा जाता है कि होल्डर जो है वो इस इंडोर्सर से, ये सारे इंडोर्सर्स हैं, ए जो है होल्डर है, इसने इसको इंडोर्स किया, इंडोर्सर हो गया, इंडोर्सर हो गया, इंडोर्सर हो गया, इंडोर्सर हो गया। तो फाइनली ए और जे की बात चल रही है कि ए जो है वो अगर इंडोर्सर की कंसेंट लिए बगैर कोई भी हरकत ऐसी करता है जो कि जे की जो राइट्स थी उसको इंपेयर करता है, तो उस केस में कहा जाता है कि जो ए है वो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज रिकवर नहीं कर सकता इस इंडोर्सर से। तो ये बेसिकली सेक्शन जो 40 है वो कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाह रहा है जे को किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो कि ए के द्वारा की जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी। कह रहा है वेयर द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ए विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर मतलब कि जे डिस्ट्रॉय करता है या इंपेयर करता है इंडोर्सर्स की रेमेडी अगेंस्ट अ प्रायर पार्टी, जो भी प्रायर पार्टी है उसके अगेंस्ट की कोई भी रेमेडी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया, या किसी भी तरीके से उसमें छेड़खानी की गई है, जैसे कि उसने दो नाम को स्ट्राइक आउट कर दिया तो पार्टीज को स्ट्राइक आउट कर दिया, तो उस केस में कहा जाता है कि जो इंडोर्सर है वो डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से टू दी होल्डर, मतलब कि होल्डर कुछ भी उससे रिकवर नहीं कर पाएगा, माना जाएगा कि जो इंडोर्सर है वो डिस्चार्ज हो गया टू दी सेम एक्सटेंट, उसी तरह जिस तरीके से कि अगर वो माना जाता कि इंस्ट्रूमेंट पेड एट मैच्योरिटी हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट जब पेड एट मैच्योरिटी होता है तब जिस तरीके से हमारा इंडोर्सर और होल्डर जो है वो आपस में डिस्चार्ज माने जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसी हरकत होने के बाद भी एज पर सेक्शन 40 वो डिस्चार्ज माने जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक पहला पार्ट था जो सेक्शन नंबर 40 बात करता है इंडोर्सर्स की लायबिलिटी के डिस्चार्ज होने के ऊपर। अगला आता है सेक्शन नंबर 41 जो कि बात करता है एक्सेप्टर बाउंड ऑल दो इंडोर्समेंट फॉर्ज, मतलब कि अगर कोई इंडोर्समेंट की गई है जिसके अंदर फर्जरी है, मतलब फ्रॉड के थ्रू इंडोर्समेंट की गई है, तो उस केस में कहा जाता है कि एक्सेप्टर जो है वो फिर भी बाउंड माना जाएगा। ये तो गलत हो गया। अब देखिए एक्चुअल में सेक्शन क्या कह रहा है। एक्चुअल में सेक्शन कह रहा है एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी इंडोर्स्ड इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम द लायबिलिटी, मतलब वो बाउंड है बाय रीजन दैट सच इंडोर्समेंट इज फॉल्स, ये कहते हुए कि भैया इंडोर्समेंट जो है वो फ्रॉड के थ्रू हुई है, फॉर्जरी के थ्रू हुई है, जो हमारा एक्सेप्टर है वो रिलीव्ड नहीं माना जाएगा इफ अगर he knows or had reason to believe the endorsement to be false when he accepted the bill, मतलब कि जब बिल को एक्सेप्ट किया उसने तब उसको पता था कि भैया ये जो एंडोर्समेंट की जा रही है इसके अंदर फॉल्स एक्टिविटी की गई है, स्टिल अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो आप बाउंड माने जाएंगे। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर एक्सेप्टर ने बिल को एक्सेप्ट किया था गुड फेथ के अंदर, अगर एक्सेप्टर ने बिल को एक्सेप्ट किया था गुड फेथ के अंदर, तो उस केस में एक्सेप्टर बच जाएगा, वो किसी भी तरीके से बाउंड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर गुड फेथ के अंदर नहीं किया था, उसको अगर पहले से ये बात पता थी, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तब उसको ये चीज पता थी, ही नोज और हैड रीजन टू बिलीव कि इंडोर्समेंट जो है वो फ्रॉड के थ्रू किया जा रहा है और तब भी उसने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो उस केस में माना जाएगा कि एक्सेप्टर बाउंड है इवन दो इंडोर्समेंट थ्रू फ्रॉड। ठीक है जी, तो ये एक बात कहता है आपका सेक्शन नंबर 41 जो की बात करता है एक्सेप्टर की बाउंडेशन के ऊपर। एक जो लास्ट सेक्शन आता है हमारी इस वीडियो का वो आता है सेक्शन नंबर 42 जो की बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बिल ड्रॉ किया गया है फिक्टिशियस नेम के थ्रू तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी वो बताता है आपको सेक्शन नंबर 42। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। क्या कह रहा है, एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम एंड पेबल टू द ड्रॉअर्स ऑर्डर इज नॉट बाय रीजन ऑफ सच नेम इज फिक्टिशियस relieved from the liability to any holder in due course claiming under endorsement by the same hand as the drawer's signature and purporting to be made by the drawer। मतलब क्या हुआ कि एक किसी पर्सन ने, अब इसके एग्जांपल को ही मैं यहां पे ले लेता हूं, ये जो एग्जांपल दिया गया है इसी को मैं यहां पे ड्रॉ करके समझाता हूं, फिर एक बार लॉ की लैंग्वेज को दोबारा से रीड कर लेंगे। क्या कह रहा है, एक्स ने ड्रॉ किया बिल ऑन वाई बट साइन इट इन द फिक्टिशियस नेम ऑफ जेड, मतलब एक्स जो है वो बिल ड्रॉ कर रहा है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, लेकिन एक्स जो है वो अपने साइन ना करके किसके नाम साइन कर रहा है, जेड के नाम साइन कर रहा है। तो इसको कहा जाता है फिक्टिशियस नेम के थ्रू कि पर्सन कोई और है, साइनिंग किसी और की है।
द बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ जेड, और क्या कहा गया, ये जो बिल बनाया गया इसमें कहा गया कि ये पेबल होगा, वाई को इसको पे करना होगा टू द ऑर्डर ऑफ जेड, जेड जिसको भी कहेगा पे करने के लिए उसको पेमेंट करनी होगी। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, अब वाई ने इसको ड्यूली एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि फिक्टिशियस नेम पे था लेकिन स्टिल वाई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एम ऑब्टेन द बिल फ्रॉम एक्स thus becoming its holder in due course, अब ये जो एक्स है जिसने बिल बनाया था इसने इसको इंडोर्स कर दिया किसी और पार्टी को जिसका नाम है एम, ठीक है। अब जब बिल ड्रॉ किया गया था तो साइन किसके यूज किए थे, जेड के। जब इंडोर्स किया जाएगा, ये बात आ रही है ड्रॉ की, जब ड्रॉ किया गया तो साइन किसके यूज किए गए, जेड के। जब इंडोर्स किया जाएगा उस टाइम पे भी साइन किसके यूज होने चाहिए, साइन किसके यूज होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है तब भी साइन किसके यूज होने चाहिए, जेड के यूज होने चाहिए, ठीक है जी। तो कह रहा है एम ने ऑब्टेन किया बिल फ्रॉम एक्स दस बिकमिंग इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। तो कह रहा है कैन वाई अवॉइड द पेमेंट ऑफ द बिल, क्या जो वाई है वो पेमेंट करने से मना कर सकता है, डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अब इसका आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है, आपको ये कहना है कि अगर ऐसा कोई बिल है जो कि ड्रॉ किया गया था फिक्टिशियस नेम के ऊपर और वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो उस केस में बस वाई को यह देखने की जरूरत है कि जब ड्रॉ किया गया था तब जिसके सिग्नेचर थे जैसे कि जेड, तो इंडोर्स करते वक्त भी अगर उसी के सिग्नेचर होंगे तो फिर वाई को यहां पे पेमेंट करनी पड़ जाएगी, वो इसको अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक बार इसका आंसर देखते हैं फिर लॉ पे वापस आएंगे। कह रहा है द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 इन केस अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन पेबल टू द ड्रॉर्स ऑर्डर इन अ फिक्टिशियस नेम एंड इट इज इंडोर्स्ड बाय द सेम हैंड एज द ड्रॉर सिग्नेचर, ठीक है ना। ड्रॉर के सिग्नेचर के थ्रू, उसी के सेम हैंड मतलब सेम सिग्नेचर के थ्रू अगर उसको इंडोर्स किया गया है तो इट इज नॉट परमिशेबल फॉर द एक्सेप्टर टू एलेज एज अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स दैट सच नेम इज फिक्टिशियस, वो ये नहीं कह सकता होल्डर इन ड्यू कोर्स को कि भैया हम तुम्हें पेमेंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये फिक्टिशियस नेम के थ्रू बनाया गया था। अकॉर्डिंगली इन द इंस्टेंट केस वाई कैन नॉट अवॉइड द पेमेंट बाय रेजिंग द प्ली दैट द ड्रॉर जेड इज फिक्टिशियस, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो पेमेंट को अवॉइड नहीं कर सकता। सिर्फ कंडीशन क्या है उसके पास, द ओनली कंडीशन इज दैट सिग्नेचर ऑफ जेड एज ड्रॉर एंड एज एंडोर्सर मस्ट बी द सेम हैंडराइटिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं जिसने ड्रॉ करते वक्त साइन किया था अगर उसी ने इंडोर्स करते वक्त भी साइन किया जैसे कि जेड, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है हैंडराइटिंग तो सेम ही होगी अगर पर्सन सेम रहेगा तो ये पूरी बात करके जाता है आपका सेक्शन नंबर 42। एक बार फिर से इसके लॉ को देख लेते हैं, आपको और माइंड में क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टर है ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम एंड पेबल टू द ऑर्डर्स ऑफ ड्रॉर, ऑर्डर्स ऑफ ड्रॉर का मतलब कि जिसके नाम पे जैसे कि जेड एक्स ने ड्रॉ किया था तो एक्स उसको इंडोर्स कर सकता है और जिसको भी इंडोर्स करेगा उसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी वाई को। तो उस केस में इज नॉट relieved from the liability to any holder in due course claiming under the endorsement by the same hand as the drawer signature and purporting to be made by the drawer, ठीक है जी। तो इसलिए फिक्टिशियस के नाम से कोई इसको बच नहीं सकता है, उसको वहां पे पेमेंट करनी पड़ जाएगी, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो इस टाइप की सिचुएशन के ऊपर जो रिलीफ प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आपको सेक्शन नंबर 42। तो ये बैक टू बैक हमने 3 सेक्शन देखे, 40, 41 और 42। अब इसी से कंटिन्यूएशन में 4 सेक्शंस और आएंगे जो कि इसके साथ ही सीरियल नंबर होंगे, बट उसको सेपरेट पार्ट में देखते हैं ताकि ये लेंथी ना हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली बनी रहे। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।